क्लास 12th स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोगों ने पिछली बार डीएनए की स्ट्रक्चर का वाटसन और क्रिक मॉडल समझा था। उस मॉडल में वाटसन एंड क्रिक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को उन्होंने मेंशन किया था। उन्होंने बताया था कि जो डीएनए रहता है उस डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन या सेल्फ डुप्लीकेशन की पावर पाई जाती है। मतलब डीएनए में स्वतः प्रतिकृतिकरण या स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। ये जो पॉइंट है ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन परीक्षा के अंदर 12th क्लास में आता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, पहले हम लोग उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जो बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर में आएगा, तो आपसे पूछेंगे डीएनए द्विगुणन या डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। और इसी को अंग्रेजी में ऐसे पूछेंगे वो, व्हाट इज डीएनए डुप्लीकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। मतलब इसकी प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है, या इसकी प्रक्रिया को सचित्र वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आता है। फिर इससे रिलेटेड एक छोटा सा वन वर्ड क्वेश्चन भी आता है। वो वन वर्ड क्वेश्चन ऐसा आता है कि डीएनए जो प्रतिकृतिकरण होता है या जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में होता है। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है ये। तो उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं। एक होता है आपका G1 फेज, एक होता है आपका S फेज, और एक होता है आपका M फेज, G2 फेज, और चौथा ऑप्शन होता है M फेज। मतलब चार ऑप्शन क्या क्या हो गए, G1 प्रावस्था, S प्रावस्था, G2 प्रावस्था और M प्रावस्था। मतलब G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होता है आपका S फेज। मतलब S फेज में जो 11th क्लास में हमने पढ़ा है, जब सेल डिवीजन होता है, जब कोशिका विभाजन होता है, तो अब सेल डिवीजन में 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच का जो इंटरवल पीरियड होता है उसको हम लोग इंटरफेज कहते हैं। और इस इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन के लिए। और उसमें फिर 3 सब फेज होती है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। एक G0 फेज भी होती है। G0 फेज में वो सेल रहती है जो नेवर डिवाइड, जो विभाजन नहीं करती या जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। जैसे हमारी बॉडी की नर्व सेल, वो नर्व सेल डिवीजन नहीं करती है, तो वो G0 फेज में रहती है। तो इस अलग अलग फेज में सेल डिवीजन के लिए सारे बायोकेमिकल सब्सटेंसेस जो रहते हैं, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, और उसके अंदर सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको सिंथेसिस करती है, उनके अमाउंट को डबल करती है। और जब ये इंटरफेज से सेल निकल जाती है तब वो फिर डिवीजन फेज में एंटर करती है। वो 11th का मैटर था, हम 11th में पढ़ चुके हैं, बट आपको अभी इसलिए उसको मेंशन करवाएं क्योंकि वो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है जो कि परीक्षा के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर अनेक बार आए हैं और पूछे जाते हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन वास्तव में क्या है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, हाउ डज इट अकर। तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को पहले तो आपको सरल वर्ड में उसकी डेफिनेशन याद होना चाहिए कि वास्तव में डीएनए रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या है।
अर्थ क्या है? तो डीएनए द्विगुणन या डीएनए रेप्लिकेशन का अर्थ होता है डीएनए से डीएनए बनने की विधि को डीएनए द्विगुणन या डीएनए प्रतिकृतिकरण कहते हैं। मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम पेरेंट डीएनए इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस सेल की ग्रोथ, सेल के डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी सेल कैन नॉट डिवाइड। अब ये प्रोसेस कैसे होती है? इसकी प्रोसेस को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग व्यू दिए। 3 मैकेनिज्म के बारे में बताया साइंटिस्ट लोगों ने कि 3 तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एक जो विधि बताई वो बताई सबसे पहली कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव मेथड का हिंदी होता है संरक्षी विधि। उन्होंने कहा कि जैसा डीएनए है वैसा का वैसा एक नया डीएनए कंजर्व हो जाता है। फिर सेकंड मेथड जो है वो है अर्ध संरक्षी विधि, मतलब सेमी कंजर्वेटिव मेथड। और तीसरी है डिस्पर्सिव मेथड। अब इन तीनों में से जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है और जिसके फेवर में एविडेंस दिए गए वो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मेसलसन और स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव की। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का प्रतिकृतिकरण अर्ध संरक्षी विधि से होता है। ज्यादा लपेट के बात ना करते हुए अगर आपको बहुत से सरल शब्दों में बता दूं मैं इसका अर्थ क्या है, इस मेसलसन और स्टाल के जो एक्सपेरिमेंट था उसका फाइनल कंक्लूजन बिल्कुल एकदम सरल शब्दों में समझना। सरल शब्दों में उन्होंने बताया कि जब डीएनए से एक डीएनए से 2 नए डीएनए बनते हैं, जब वो एक डीएनए से 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं तो वो जो 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे उन दोनों नए मॉलिक्यूल के अंदर एक स्ट्रैंड तो पुराना रहेगा और एक स्ट्रैंड नया रहेगा दोनों में। मतलब दोनों जैसे 2 डीएनए मॉलिक्यूल बने तो दोनों में एक ओल्ड स्ट्रैंड एक न्यू स्ट्रैंड और अगले में भी एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड रहेगा। ये मेथड कहलाती है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसको मेसलसन और स्टाहल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया। इसके लिए उन्होंने नाइट्रोजन के रेडियोएक्टिव आइसोटोप का यूज किया। मतलब जो आप लोगों को सभी को मालूम है कि नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा अबंडेंट तत्व होता है जो डीएनए में पाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर आप मुझसे कोई पूछोगे कि सबसे ज्यादा एलिमेंट डीएनए में कौन सा प्रेजेंट होता है तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन रहता है डीएनए में। तो ये उन्होंने नाइट्रोजन के रेडियोएक्टिव आइसोटोप का यूज करके इसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड कर दिया और ये बताया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। मतलब डीएनए का द्विगुणन अर्ध संरक्षी विधि से होता है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर आया है। मतलब ये बहुत टफ पेपर आता है तो पूछते हैं प्रश्न, मेसलसन और स्टाहल के प्रयोग को समझाइए। एक्सप्लेन मेसलसन एंड स्टाहल्स एक्सपेरिमेंट। अदरवाइज जो मैंने अभी प्रीवियसली आपको क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं परीक्षा के अंदर, पर इसके कुछ क्वेश्चन के आने के भी आउटसाइड चांस है। और ये अगर आप समझोगे तभी आपको डीएनए रेप्लिकेशन समझ में आएगा, क्योंकि वो जो डीएनए रेप्लिकेशन वास्तव में सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होता है वो इसी मेथड से होता है। जब तक आपको ये मेथड ही नहीं पता होगी तो आप उस प्रोसेस को उस मैकेनिज्म को समझ ही नहीं पाओगे। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसमें 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं, उसमें एक पुराना स्ट्रैंड रहता है और एक नया रहता है।
इसके लिए उन्होंने रेडियोएक्टिव नाइट्रोजन आइसोटोप का यूज किया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप लोगों को सभी को मालूम है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता 7 और उसका परमाणु भार होता 14। और जो रेडियोएक्टिव नाइट्रोजन होती है उसका एटॉमिक नंबर तो 7 ही होता है, बट उसका एटॉमिक मास 15 होता है। तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो पेरेंट डीएनए था, मतलब पेरेंट डीएनए मतलब जिस डीएनए से 2 नए डीएनए बनना है, उस पेरेंट डीएनए के जितनी भी नाइट्रोजन थी उसमें, उसको उन्होंने रेडियोएक्टिवली लेवल्ड कर दिया, मतलब उसमें नाइट्रोजन को उन्होंने भारी कर दिया। और फिर उन्होंने ये बताया कि जो 2 नए स्ट्रैंड बनते हैं, फिर ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर करा। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो करा। सबसे पहले उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट सेटअप करा वो समझते हैं अपन। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को रेडियोएक्टिव नाइट्रोजन वाले कल्चर मीडियम में ग्रो करके उसके डीएनए को उन्होंने रेडियोएक्टिव लेबल्ड कर दिया। फिर उस रेडियोएक्टिवली लेबल्ड डीएनए वाले बैक्टीरिया को उन्होंने नॉर्मल कल्चर मीडियम में शिफ्ट कर दिया। नॉर्मल कल्चर मीडियम मतलब जिसका नाइट्रोजन नॉर्मल था, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 7 था और एटॉमिक मास 14 था, मतलब परमाणु क्रमांक 7 था, परमाणु भार 14 था। तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो दो उस पेरेंट डीएनए से जो 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं, उन दोनों नए डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा कि एक उसमें पुराना स्ट्रैंड रहेगा, एक नया रहेगा, दूसरे में भी एक पुराना रहेगा, एक नया रहेगा। तो जो 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल बने, उन दोनों नए डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड में तो नॉर्मल नाइट्रोजन थी और एक में रेडियोएक्टिव लेवल्ड थी। ठीक है ना, क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, तो दोनों डीएनए मॉलिक्यूल के जो दोनों स्ट्रैंड रहते हैं, मतलब डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड होते हैं, अनकोइल हो जाते हैं। अनकोइल मतलब होता है विकुंडलित हो जाते हैं, क्योंकि डीएनए तो हाईली कोइल्ड रहता है। तो दोनों डीएनए मॉलिक्यूल जब अनकोइल्ड होते हैं, तो दोनों डीएनए स्ट्रैंड नए डीएनए स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट का काम करते हैं। मतलब जो पुराना स्ट्रैंड होता है वो नए स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट का काम करता है और उसी पर नया स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है। तो जो नया स्ट्रैंड सिंथेसिस होगा उसमें एक तो ओल्डर रहेगा, एक न्यू रहेगा, और उस ओल्डर में रहेगा आपका रेडियोएक्टिव नाइट्रोजन और न्यू में रहेगा नॉर्मल नाइट्रोजन। इससे क्या बात प्रूफ हुई? इससे बात प्रूफ होती है कि जब नए डीएनए बनते हैं पेरेंट डीएनए से, तो उसमें एक स्ट्रैंड जो नया बनता है और एक पुराना स्ट्रैंड रहता है। इस मेथड को डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं, मतलब इसे डीएनए प्रतिकृतिकरण की अर्ध संरक्षी विधि कहते हैं। इसको उन्होंने कैसे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया वो आपको समझा दूंगा, तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान समझेंगे। जैसे ये ध्यान समझे, ये डीएनए है, डबल हेलिकल डीएनए होता है, आपको मालूम ही है ना। ये पेरेंट डीएनए, इसके दोनों स्ट्रैंड को उन्होंने रेडियोएक्टिवली लेबल्ड कर दिया। ठीक है ना, मतलब इसके दोनों नाइट्रोजन भारी थे। ठीक है ना। अब इसके दोनों स्ट्रैंड, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, मतलब अनकोइल हो जाते हैं। ये अनकोइल हो गए। ठीक है ना। इसमें ये नाइट्रोजन आपकी N15 है, ये नाइट्रोजन N15 है। ठीक है। अब इस जो ये एक ओल्डर स्ट्रैंड है, ये नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट का काम करेगा, तो इस पर ये नया स्ट्रैंड बनेगा। जैसा मैंने अभी आपको कहा था, उन्होंने उसके लिए फिर नॉर्मल नाइट्रोजन यूज करी थी कल्चर मीडियम में, तो उसमें जो नया स्ट्रैंड आया उसमें नाइट्रोजन देखा उन्होंने
तो नॉर्मल नाइट्रोजन थी, जिसका एटॉमिक नंबर आपका 7 था और एटॉमिक जो वेट है उसका 14 है। फिर उन्होंने इसको थर्ड जनरेशन तक से, ये फर्स्ट जनरेशन के हो गए, इसको फिर उन्होंने एक और जनरेशन तक रिपीट करा। फिर इसको अपन अलग अलग कर लेते, इसमें आप ये अलग हो जाएगा, आपका ये अलग हो जाएगा, ये N15 है, ये N14, इसमें भी दोनों अलग अलग हो जाएंगे, N15 N14, है ना। अब इस पे नया बनेगा तो नॉर्मल N14, इस पे बनेगा तो नॉर्मल N14, इस पे बनेगा नॉर्मल अब देखें आप लोग, हर एक बार जब नया डीएनए बन रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है आपका और एक न्यू होता है। इसमें ये ओल्ड है, ये न्यू है। इस मेथड को डीएनए द्विगुणन या डीएनए प्रतिकृतिकरण की इस विधि को अर्ध संरक्षी विधि कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया किसने, मेसलसन और स्टाहल ने। इसलिए इसको मेसलसन और स्टाहल के प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि कभी कभी वो एग्जामिनेशन के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते, मेसलसन और स्टाहल के एक्सपेरिमेंट को या प्रयोग को समझाइए। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपने को बहुत सरल तरीके से समझाना है अपने को कि मेसलसन और स्टाहल ने डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस को समझाने के लिए अर्ध संरक्षी विधि को समझाया। इसके लिए उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया के जो डीएनए होता है उसकी नाइट्रोजन को उन्होंने रेडियोएक्टिवली लेबल्ड कर दिया और फिर उस रेडियोएक्टिवली लेबल्ड डीएनए वाले बैक्टीरिया को उन्होंने नॉर्मल नाइट्रोजन वाले कल्चर मीडियम में ग्रो करा। तो जब उन्होंने देखा कि जो नए डीएनए सिंथेसिस होता है उस बैक्टीरिया के अंदर, तो उन्होंने देखा कि जो नए डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं उन नए डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड तो पुराना रहता है और एक स्ट्रैंड नया रहता है, मतलब वन इज ओल्डर स्ट्रैंड एंड अनदर इज न्यू स्ट्रैंड। दिस मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और इस प्रयोग को मेसलसन और स्टाहल का प्रयोग कहते हैं। तो ये बात प्रूफ हो गई, अब फैक्ट है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। ये तो मेसलसन और स्टाहल ने समझाया, बट ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इस प्रोसेस में ये तो अपन ने बता दिया कि दोनों स्ट्रैंड थे, दोनों अलग अलग हो गए, एक स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करा और नया स्ट्रैंड बन गया। बट हाउ डज इट अकर, मतलब इसकी मैकेनिज्म क्या है, मतलब ये जो स्ट्रैंड था ये दोनों अलग अलग हुए तो इस पुराने पर ये नया कैसे बना, इस पुराने पर ये नया कैसे बना, मतलब ये प्रोसेस कैसे हुई। तो इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रियाविधि। इसको इसका क्वेश्चन जो मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में बताया था कि इसका जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो परीक्षा के अंदर बहुत बार आया है कि डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। उसमें आपको ये नहीं बताना, उसमें आपको ये बताना है कि वो प्रोसेस कैसे होती है, उसमें कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से प्रोटीन भाग लेते हैं और वो प्रोसेस कैसे होती है दोनों स्ट्रैंड पर। तो डीएनए से डीएनए बनने की जो विधि है इसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में जो प्रिंसिपल एंजाइम है,
जो मेन एंजाइम है, जो इस प्रोसेस को लगभग रेगुलेट करता है, वो एंजाइम होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक पुराने डीएनए से नए डीएनए बनता है। वो इसके अलावा कि नॉट ओनली दिस सिंगल एंजाइम इज इन्वॉल्व, इसके अलावा भी बहुत सारे और एंजाइम इसमें भाग लेते हैं। ये प्रोसेस कैसे होती है, इस प्रोसेस का क्या महत्व है, ये हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।